नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट और जितने भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। शिक्षण विधि का जब आप चयन करेंगे तो उस समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना जो है आवश्यक नहीं है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका अभिभावक की पृष्ठभूमि, दूसरा है विद्यार्थियों की मानसिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भेद और चौथा है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका शिक्षण विधि का चयन करते समय ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा आपका अभिभावक की पृष्ठभूमि, है ना। इसका आप जो है ध्यान नहीं रखेंगे तब भी आपका चलेगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका अभिभावक की पृष्ठभूमि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है उसको हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका जिज्ञासा की कमी, दूसरा है अभिवृद्धि में अस्थिरता, तीसरा है आपका सामूहिकता की प्रबलता और चौथा है समूह एवं खेलों में सहयोगिता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं होगी, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका जिज्ञासा की कमी, है ना। ये जो होगा आपका बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी, तो ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अभिप्रेरण, दूसरा है आपका आयोजन, तीसरा है उद्भवन और चौथा है प्रबोधन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होगा, तो कौन सा होगा, वो होगा आपका अभिप्रेरणा, है ना, या जो कि मोटिवेशन है, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है ना। जो वृद्धि, जो कौन सा ऐसा वाक्य जो दिया है चारों ऑप्शन में, वो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण को बताता है ना, जो फर्स्ट स्टेप है उसको बताएगा। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक विकास, दूसरा ऑप्शन है नैतिक विकास, तीसरा ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास और चौथा है मानसिक विकास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका वृद्धि और विकास के प्रथम चरण को बताएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास जो होगा बच्चों में वृद्धि और उनके विकास का प्रथम चरण बताएगा। तो ऑप्शन तीन आपका शारीरिक विकास करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखना एक तरह से व्यवहार है। सीखना जो है एक तरह के व्यवहार का है, क्या है। पहला ऑप्शन विस्तार है कि संशोधन है, या तीसरा ऑप्शन बचाव है और चौथा है आपका प्रसार है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, संशोधन है ना। कि एक तरह का क्या है आपका संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन करना है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्किनर का बॉक्स प्रयोग, है ना। आपने जरूर देख पढ़ा होगा स्किनर के बारे में, जिसमें स्किनर ने बॉक्स में प्रयोग किया था। तो ये कौन सा प्रयोग कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रसूत अनुबंधन के लिए, दूसरा है चालन अधिगम के लिए, तीसरा है आपका शाब्दिक अधिगम के लिए और चौथा है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर ने जो बॉक्स का प्रयोग किया वो किस लिए किया था। पहला ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रसूत अनुबंधन के लिए, है ना। स्किनर ने जो कबूतर के लिए प्रयोग किया था और चूहे के लिए भी प्रयोग किया था, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रसूतन अनुबंधन के लिए आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। जो बुद्धि मापन की आपकी जो भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या किया जाता है।
पहला ऑप्शन है आपका 8 उप परीक्षण, दूसरा है 4 उप परीक्षण, तीसरा ऑप्शन 5 उप परीक्षण और चौथा है आपका 7 उप परीक्षण। तो बुद्धि को मापने की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका 5 उप परीक्षण, है ना। 5 तरह के सब टेस्ट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 5 सब टेस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक किसने किया है? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन आपने दोस्तों कई बार पढ़ा होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। किंडरगार्टन जो विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मांसेरी, दूसरा है कुक, तीसरा ऑप्शन है फ्रोबेल और चौथा है आपका डाल्टन। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो वो हो जाएगा आपका फ्रोबेल, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका फ्रोबेल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता है, जो संकल्पनात्मक है उनके परामर्श को करने वाले जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका रोजर्स, दूसरा है आपका विलियमसन, तीसरा है आपका थॉर्न और चौथा है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो संकल्पनात्मक जो परामर्श के जन्मदाता इनमें से कौन हो जाएंगे? तो वो होगा आपका थॉर्न, है ना। ऑप्शन नंबर 3 थॉर्न यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? छात्र के जो अवांछित व्यवहार है उनको सुधारने हेतु कौन सी जो होगी सबसे अधिक प्रभावी विधि होगी? पहला ऑप्शन है उन्हें नज़रअंदाज करना, दूसरा है उसे माता पिता को सूचित करना, तीसरा है छात्र को दंडित करना और चौथा है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे अवांछित व्यवहार के कारणों का आपको पता लगाना चाहिए और उनके उपचार के लिए सुझाव देना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक तरह का डिसऑर्डर होता है, वो किससे संबंधित है ना, जो बच्चों में देखने को मिलता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गणितीय कौशल संबंधी समस्या, दूसरा है लेखन संबंधी समस्या, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने संबंधित समस्या और चौथा है वाक क्षमता संबंधित विकार से। तो डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका पढ़ने संबंधित, है ना। बच्चों को रीडिंग करने में परेशानी आती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? जो ब्रेल लिपि है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं और टेप रिकॉर्डर भी उन्हीं के लिए प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे सुनकर समझ सके के लिए शैक्षिक प्रावधान जो प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पहला है अस्थ बाधित विद्यार्थी, दूसरा है श्रवण बाधित विद्यार्थी, तीसरा है आपका दृष्टि बाधित विद्यार्थी और चौथा है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर कौन से बच्चों के लिए हम उनकी शिक्षा के लिए प्रयोग करेंगे? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, है ना। अस्थि बाधित विद्यार्थी जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, CWSN का क्या अर्थ है? जो CWSN का यहाँ पे क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तीसरा ऑप्शन है आपका मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे और चौथा है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का जो एक तत्व नहीं होगा वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है विश्वास, दूसरा ऑप्शन है वृत्तिक वृद्धि और तीसरा है साक्षात्कार और चौथा ऑप्शन है आपका संप्रेषण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो परामर्श का एक तत्व नहीं होगा?
तो वो क्या होगा, वृत्तिक वृद्धि है ना। ऑप्शन नंबर 2 वृत्तिक वृद्धि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ना, जो मनोविज्ञान शाला है वो यूपी में कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, दूसरा है आपका आगरा, तीसरा आपका लखनऊ, चौथा है आपका वाराणसी। तो मनोविज्ञान जो शाला है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद में है ना। ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था। पहला ऑप्शन है आपका मुर्गियों से, दूसरा ऑप्शन है बंदरों से, तीसरा है कुत्तों से और चौथा है आपका वनमानुषों से। तो कोहलर का जो संबंध था वो किस जानवर से संबंधित है ना, किस जानवर को लेकर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, ये पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका वनमानुषों को लेकर के है ना। वनमानुष के जगह आपको कई बार जो है चिंपैंजी भी लिखा दिखा जा सकता है ना, तो चिंपैंजी भी आप याद रखिएगा कि वनमानुष के जगह चिंपैंजी वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका वनमानुष करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का पठार है, जो अधिगम है उसका पठार क्या है। पहला ऑप्शन है अधिगम में दोष, दूसरा ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, तीसरा है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन और तीसरा चौथा है अधिगम में अवरोध। तो अधिगम में पठार का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो क्या होता है, वो होगा आपका अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है ना। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम में अवरुद्ध वर्धन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक बुक के लेखक जो है वो कौन है, यहाँ पे पूछा है। पहला ऑप्शन है हल, दूसरा ऑप्शन है पेवलव, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा है आपका थॉर्नडाइक। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा स्किनर ने लिखी है ना। याद रखिएगा स्किनर ने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक बुक जो है स्किनर ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। पहला ऑप्शन है दंड, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है प्रशंसा और चौथा है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सबसे उचित और महत्वपूर्ण तरीका होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है ना। छात्रों में सही व्यवहार के प्रस्तुतिकरण जो होगा बहुत जरूरी होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। जो समस्या समाधान के लक्ष्य प्रवणता है उसके संप्रत्यय को किस मनोवैज्ञानिक ने जो है प्रस्तावित किया था। पहला ऑप्शन है आपका कैलेंडर, दूसरा है आपका कोहलर, तीसरा ऑप्शन है हल और चौथा है आपका ब्रिक ने। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने लक्ष्य प्रवणता के लिए संप्रत्यय प्रस्तावित किया था, तो वो हो जाएगा आपके यहाँ पे हल है ना। हल जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। जो सूक्ष्म शिक्षण है आपका उसकी विचारधारा से संबंधित नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है आपका डेविड हुम, दूसरा है D.W. एलेन, तीसरा ऑप्शन है ब्रूस और चौथा है आपका एचिसन है ना, एचिसन। तो इनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक होंगे वो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा को संबंधित नहीं होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डेविड हुम है ना। डेविड हुम जो है वो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो डेविड हुम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं, कौन सा जो है अधिगम शिक्षण का जो है स्तर
नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका परावर्ती स्तर, दूसरा स्मृति स्तर, तीसरा है आपका अवबोध स्तर और चौथा है आपका दूरवर्ती स्तर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका दूरवर्ती स्तर, है ना, आपका चौथा ऑप्शन दूरवर्ती स्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है ना? जो जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं होगा कक्षा में उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है योजना, दूसरा है आपका अन्वेषक, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान और चौथा है मस्तिष्क उद्वेलन। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपका जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका व्याख्यान, है ना, जो लेक्चर होगा ये आपका शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 व्याख्यान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? जो समावेशी शिक्षण है या शिक्षा है उसकी विशेषता नहीं है, वो बताना है हमें। पहला ऑप्शन है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। तीसरा ऑप्शन यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करता है। और चौथा कहता है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका समावेशी शिक्षा की एक विशेषता जो है नहीं होगी? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि करता है ना। केवल यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के बारे में बोला जा रहा है, जबकि समावेशी शिक्षा में सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिभावक कथन, दूसरा है शिक्षक कथन, तीसरा है आपका छात्र कथन और चौथा है आपका मौन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका अभिभावक का कथन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 अभिभावक कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है आपका पद, दूसरा है आपका ध्वनिग्राम, तीसरा है रूपग्राम और चौथा है आपका शब्द। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई को आप क्या कहेंगे? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको आप क्या कहेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वो होगा यहाँ पे आपका रूपग्राम, है ना। रूपग्राम जो होगा आपका तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हम करके सीखते हैं, हम क्या करते हैं? करके किसी चीज को सीखते हैं, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है सिम्पसन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मेस, तीसरा ऑप्शन है आपका योकम और चौथा है आपका कोलेसनिक। तो हम करके सीखते हैं, यह बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो वो सिम्पसन ने कहा था, है ना। सिम्पसन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? जो शिक्षण का स्तर नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है चिंतन, दूसरा है स्मृति, तीसरा ऑप्शन है बोध और चौथा है आपका वर्णन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है शिक्षण का स्तर नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका वर्णन करना, है ना। वर्णन जो होगा यहाँ पे आपका शिक्षण का स्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 वर्णन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की, दूसरा ऑप्शन है क्रिया और प्रतिक्रिया की, तीसरा ऑप्शन है निदान की और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था की मुख्य संक्रिया क्या हो जाएगी?
ये सभी जो होंगे आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है ना। एक बच्चा जो है काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लग जाता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, पहला ऑप्शन है आपका उद्दीपक सामान्यीकरण, दूसरा है अनुक्रिया सामान्यीकरण, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रिया अनुबंधन और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका उद्दीपक सामान्यीकरण, है ना, जिसके कारण बच्चा जो है काली वस्तुओं को देख करके डर जा रहा है। तो उद्दीपक जो होगा आपका सामान्यीकरण करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।